नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में इस बार लेफ्ट यूनिटी ने क्लीन स्वीप किया है। महासचिव पद पर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के सुनील यादव ने कड़ा मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। बस्ती के छोटे से गांव से लेकर जेएनयू के स्टूडेंट पॉलिटिक्स के केंद्र तक उनका सफर कई युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज हमारे साथ जेएनयू एसयू के नए महासचिव सुनील यादव जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे उनके सफर, संघर्ष और आगे की योजनाओं पर। सुनील, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। धन्यवाद आपको। वैसे बस्ती के एक छोटे से गांव से लेकर जेएनयू महासचिव बनने तक का सफर कैसा रहा, ये सफर आपके लिए? सफर जो सबसे बड़ा संघर्ष रहता है वो हमारे माता पिता का रहता है। वो सभी लोग चाहते हैं, मतलब सभी माता पिता चाहते हैं कि जो उनके बच्चे बड़े संस्थानों में पढ़ें और अच्छे ओहदों पे पहुंचे। तो मेरे माता पिता का भी वही सपना था। तो उन्होंने सभी को पढ़ाया कि हम बोलते हैं, जो अम्बेडकर बोलते थे कि शिक्षा शिक्षा एक हथियार है आपका एक प्रोग्रेस करने के लिए। तो उसी को आदर्श मानते हुए माता पिता ने पढ़ने भेजा और आज बस्ती से लेके फिर ड्यू ड्यू से लेके जेएनयू तक का सफर तय हुआ। बिल्कुल, जब जेएनयू आपने ज्वाइन किया था तभी सोच लिया था कि एक दिन स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा बनेंगे? और एक चीज ये भी सवाल है कि लेफ्ट को ही क्यों चुना आपने? सबसे पहले कि जेएनयू जब ज्वाइन किया था तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जब आप जेएनयू आते हैं तो आप जिस तरह की पॉलिटिक्स जेएनयू में होती है वो आपको एक तरह का स्पेस देती है जिसमें आप कहीं से भी किसी भी वर्ग से या किसी भी इलाके से आते हैं तो आपको अपनापन महसूस होता है। आप सोचते हैं कि आपकी आवाज आप भी मुखर तरीके से अपनी आवाज रख सकते हैं और यहाँ के जो छात्र हैं उस आवाज को सुनेंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ स्टूडेंट एक्टिविज्म से जुड़ा। और आपका सवाल ही लेफ्ट ही क्यों, क्योंकि जब आप कैंपस में आएंगे या देखेंगे तो कौन आप पाएंगे कि छात्रों के लिए कौन लड़ रहा है। तो उसमें आप पाएंगे कि जो लेफ्ट संगठन है वो ही सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से, पुरजोर तरीके से जो आम छात्रों की आवाज है उसको उठा रहे हैं। तो इसी के साथ इसी को फॉलो करते हुए मैंने जो संगठन चूज किया उसको मैंने ज्वाइन किया। बिल्कुल, इस बार लेफ्ट यूनिटी को सभी 4 पदों पर जीत मिली है। लेफ्ट का जेएनयू में दबदबा कायम है, कह सकते हैं। पर एबीवीपी क्यों फेल हो जा रहा है हमेशा, हर बार? डूसू में अगर हम देखें तो वहाँ तो मामला इधर उधर चला जाता है, लेकिन जेएनयू एसयू में ऐसा क्या है कि सिर्फ जो है लेफ्ट पार्टियों का या लेफ्ट जो स्टूडेंट विंग वो हैं उनका दबदबा क्यों रहता है? ऐसा क्यों? सबसे पहले कि अगर आप तमाम अगर यूनिवर्सिटीज को देखेंगे जहां अभी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हो रहा है तो वहां किस तरह से जो राजनीति होती है वो धन बल की राजनीति होती है। लेकिन आप अगर जेएनयू में आएंगे तो आप पाएंगे कि जो यहाँ का छात्र है वो हमेशा लिखने पढ़ने वाला और संघर्ष करने वाला छात्र रहा है। वो समझता है कि जो जेएनयू है उसकी क्या कीमत है, कि अगर पूरे देश भर में एक यूनिवर्सिटी बची है कि जहाँ कोई भी किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन से स्टूडेंट, वंचित वर्ग से छात्र आके पढ़ने का सपना देख सकता है तो यहाँ आके पढ़ सकता है। क्योंकि जो यहाँ का फीस है वो आज भी 268 रुपए है, जो किसी को भी एक उम्मीद देती है कि आप जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में आके पढ़ सके। तो उस आइडिया को जिसने बचाया है तो वो लेफ्ट के संगठनों ने बचाया है। जो लेफ्ट के संगठन है जो हमेशा से एक लेफ्ट लेड यूनियन रहा है उसने इस चीज को इंश्योर किया है कि जो आइडिया ऑफ जेएनयू है वो बचा रहे। तो इसी वजह से यहाँ जेएनयू का जो छात्र है उसने बार बार हम लेफ्ट संगठनों पर विश्वास जताया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसकी क्या पॉलिटिक्स रही है। आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय में उन्होंने जेएनयू में लगातार एक हिंसात्मक माहौल बनाने की कोशिश की, उसमें आम छात्रों को पीटा गया। यहाँ तक जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज से लोग आते हैं उनको बोला गया कि आपकी औकात नहीं है हमसे बात करने की या बहस करने की। और अगर आप मुस्लिम है तो आप आईएसआई के एजेंट हैं। इस तरह की बातें आम छात्रों को बोली गई, जिसका जवाब मैं बोलता हूं कि जो यहाँ कैंपस का आम छात्र है उसने इस चुनाव में दिया। और साल दर साल जितने स्टूडेंट यूनियन के चुनाव रहे हैं उन्होंने जो जेएनयू का जो छात्र है वो लेफ्ट लेड यूनियन के साथ खड़ा रहा है। इस बार का चुनाव और आपका ये जो कैंपेन था वो किन मुद्दों पर केंद्रित था? सबसे पहले जो मुद्दा जो मैंने बार बार हर मीडिया बाइट में बोला भी है कि
जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई है तो उसके तहत आप देखेंगे कि तमाम जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। कि उसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा जो असर है वो फंड कट का है, कि तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज का लगातार फंड कट हुआ है। तो उसी के तहत जेएनयू में भी साल दर साल फंड कट हो रहा है, जिसकी वजह से जो जेएनयू का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदहाल है। जो स्टूडेंट्स है वो बेसिक जो अमेनिटीज होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, वो तक उनको नहीं मिल पा रही हैं। जबकि हर साल जो रैंकिंग निकलती है सरकार की तरफ से, एनआईआरएफ की रैंकिंग निकलती है, उसमें जेएनयू को पहला या दूसरा स्थान दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जेएनयू को फंड नहीं मिल रहा है। तो हमारी जो पहली लड़ाई थी कि उस फंड कट के खिलाफ, तो और दूसरा कि जो एबीवीपी का पॉलिटिक्स रहा है, जो उनका हिट का पॉलिटिक्स रहा है, गुंडागर्दी का पॉलिटिक्स रहा है, उसके खिलाफ भी हम एक लड़ाई लड़ रहे थे कि जो हम जेएनयू को एक डेमोक्रेटिक स्पेस के तौर पे जानते हैं, एक सेफ स्पेस के तौर पे जानते हैं। अगर आप जेएनयू में आएंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि जो छात्र है, चाहे मेल या फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो रात को 3 या 4 बजे भी सड़कों पे घूम सकते हैं। वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि जेएनयू का जो लेफ्ट लेड यूनियन रहा है और जहाँ जेएनयू के जो छात्र हैं उन्होंने वो स्पेस इंश्योर किया है उस तरह से कि एक इतना सेफ इन्वायरमेंट बने। लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से किस एक गुंडागर्दी का माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो एक लड़ाई थी उसके खिलाफ भी, तो जिसकी वजह से हम मानते हैं कि जो जेएनयू का छात्र है उन्होंने हम पर विश्वास जताया। आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का माहौल बनाने की कोशिश की गई, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, या जो बजट फंड कट्स की बात है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि दबदबा तो लेफ्ट का ही रहा है ना जेएनयू में, तो वो मुद्दे तब सॉल्व नहीं हुए तब से अब तक। आप देखेंगे कि जो हम इस चीज को बोलते हैं कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इज अ सीट ऑफ स्ट्रगल, नॉट अ सीट ऑफ पावर। कि जब जेएनयू छात्र संघ है उसको आप देखेंगे कोई फंड नहीं मिलता, ना उसके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होती। लेकिन जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की ताकत है वो जेएनयू का स्टूडेंट है। हम जेएनयू के जो छात्र हैं उनके लिए संघर्ष करते आए हैं कि अगर कोई भी तानाशाही फरमान या कुछ भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या सरकार के द्वारा अगर जेएनयू पे थोपी जाती है, तो जो जेएनयू का स्टूडेंट यूनियन है वो छात्रों के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार रहता है या यहाँ तक लाठियां खाने के लिए तैयार रहता है। वही संघर्ष है जिसने बार बार इस कैंपस के छात्रों का भरोसा जो लेफ्ट यूनिटी पैनल है उस पर बरकरार रखा है। और हम इस कैंपस में अगर 50-55 सालों से हैं तो तभी ये कैंपस बचा हुआ है और हमने इंश्योर किया है कि जो कैंपस एक डेमोक्रेटिक सेफ स्पेस बना रहे। एक जो कैंपस जाना जाता है जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस, कि आप अगर देखेंगे कि जब इस कैंप पूरे देश भर में कहीं रिजर्वेशन संस्थानों में नहीं आया था, तब जेएनयू डेप्रिवेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था, जिसके तहत अभी भी जो तमाम पिछड़े इलाकों से जो स्टूडेंट आते हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं या जेंडर से आते हैं, तो उसके बेसिस पे जेएनयू में डेप्रिवेशन पॉइंट दिया जाता है। हम मानते हैं कि बहुत जो पिछड़े छात्र हैं उनको शायद उस तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनकी स्कूलिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाती है, लेकिन जेएनयू डेप्रिवेशन पॉइंट देकर उनको इंश्योर करता है कि वो जेएनयू जैसे संस्थानों में आकर पढ़ सके। तो ये एक लेगेसी रही है लेफ्ट की, जिसकी वजह से आज जेएनयू बचा हुआ है। 2019 में हमने देखा कि किस तरह से एक फी हाइक करने की कोशिश की गई, लेकिन इस कैंपस का छात्र, यहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है, उस टाइम भी ये लड़ाई लड़ा कि जो जेएनयू का फीस है वो ₹1 नहीं बढ़ेगा। और उस टाइम पे का नारा था नॉट एन इंच बैक। तो उस टाइम भी एक लड़ाई लड़ी गई इस यूनियन के द्वारा, इस कैंपस के स्टूडेंट के द्वारा, जिसकी जो वही रेसिस्टेंस की लेगेसी की अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो जेएनयू का जो छात्र है उसको रेसिस्ट करेगा, जो जेएनयू का यूनियन उसको रेसिस्ट करेगा। इसी की वजह से जो जेएनयू का जो छात्र है उसने बार बार जो हमारा लेफ्ट लेड स्टूडेंट यूनियन रहा है उस पर विश्वास जताया है। अच्छा, मुझे बताइए सुनील, आप भी पीएचडी के छात्र हैं और आप भी बहुत सारे मुद्दों पर अपने विचार रखते होंगे, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लेफ्ट की ये जो पॉलिटिक्स है ये कैंपस तक ही आजकल सीमित क्यों हो गई है? हमने लेफ्ट के बहुत स्टूडेंट लीडर्स देखे हैं जो बाद में जाकर किसी और पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं। लेफ्ट तो क्या लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ कैंपस तक ही है क्या? नहीं, अगर देखेंगे तो जो लेफ्ट का पॉलिटिक्स रहा है वो ओनली कैंपस, देश या तक महफूज नहीं हो, दुनिया भर में है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से अलग अलग विचारों पे ऑनस्लॉट है, तो शायद जो लेफ्ट का विचार है उसको कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं जिसकी वजह से वो अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है। या अगर
दुनिया अगर आप देश भर में देखेंगे तो जो नॉर्मल पॉलिटिक्स होती है उसमें कितना धन बल की राजनीति या गुंडागर्दी का प्रयोग होता है। शायद जो उसमें लेफ्ट के लिए लेफ्ट कोशिश कर रहा है अपना स्पेस बनाने के लिए, लेकिन अभी तक शायद नहीं बन पाया है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हम जेएनयू में जीत के आ रहे हैं तो तमाम जितनी देश भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ तक इन विचारों को लेके जाएँ और एक स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा करें इन तमाम जो शिक्षा पे जो अटैक हो रहा है उसके खिलाफ, या तमाम आपने जो जी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है देश भर में उसके खिलाफ। जी, आपने देश दुनिया की बात की, तो अगर मैं दुनिया की बात कर लूँ, अगर जो साम्यवाद की सरकारें हैं, उन पर कहीं न कहीं आरोप लगता है कि वन पार्टी रूल है। तो लेफ्ट पर ये दाग भी तो है ना कि दुनिया भर, चाहे हम चीन का एग्ज़ाम्पल ले लें, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, यहाँ सब कम्युनिस्ट सरकारें हैं और आरोप ये लगता है कि एक पार्टी, एक सिंगल लीडर, वो सरकार है। तो इस इन आरोपों से ये कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहा है लेफ्ट को भारत में। लेकिन अगर देश में आएँगे कि भारत में जो भी पार्टी रही है लेफ्ट की, वो हमें एक अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करके, जो हमारा संविधान है विश्वास करके। तो अगर मैं जिस संगठन से भी आता हूँ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, वो विश्वास रखता है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, कि किसी एक पार्टी का उस तरह से रूल नहीं होना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि आपको कि देश दुनिया भर में कुछ लेफ्ट की खामियाँ रही हैं, जिसकी वजह से शायद अभी के समय में उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर अगर देखेंगे कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो अलग-अलग पार्ट में जीत के आ रही हैं। अभी आयरलैंड में इलेक्शन हुआ, वहाँ लेफ्ट पार्टी जीती, स्पेन में जीता। तो ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट का विचार है वो खत्म हो रहा है। लेफ्ट का विचार यहाँ से दुनिया भर में 200 सालों से मौजूद है और अलग-अलग जगहों पर उसी विचार के साथ सरकारें जीत के आ रही हैं और उनको जनता का समर्थन हासिल है। लेकिन भारत की अगर मैं बात कर लूँ तो बंगाल का एक एग्जांपल दिया जाता है, 34 साल सत्ता में रहे, उसके बाद वो वापसी करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्या वो आइडियोलॉजी की खामियां रही, या जो वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया? हम साउथ की बात करते हैं, साउथ में फिर भी जो है कुछ हद तक कैंडिडेट्स जीतते हैं, या दूसरे जो विधानसभा नॉर्थ के राज्यों की भी बात कर लूँ, वहाँ पर भी कैंडिडेट उतारे जाते हैं लेकिन जीत का परसेंट बहुत कम हो जाता है। क्यों ये जनता नकार क्यों रही है देश में? हाँ, अगर बंगाल की बात करें तो हर जगह मतलब कोई भी सरकार रहती है तो कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी आती है। देखेंगे कि अगर 34 साल अगर सरकार रही तो कहीं किसी भी राज्य में रहना वो बड़ी बात है, और जरूर कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी। मैं उसको मतलब नजरअंदाज नहीं करूंगा, उसको रखूंगा कि हाँ कमियां रही थी जिसकी वजह से आज चीजें उस तरह से सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। आने वाले समय में हमको मजबूती के साथ इलेक्शन में लड़ना चाहिए और देश दुनिया भर की जो हम बातें करते हैं, जो स्ट्रगल की बातें करते हैं, उनको पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। अम, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन एक बार ये सवाल मैं आपसे फिर से पूछूंगा। जैसे अभी तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, लेकिन अगर बाद में आप जेएनयू से निकलते हैं, हमने एक एग्जांपल देखा था कन्हैया कुमार का, जो एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रूप में लीडर के रूप में उभरे थे। पहले लेफ्ट में ही थे लेकिन बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो आप आपका आगे का रोड मैप कैसा लगता है आपको? अभी आगे का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तो 1 साल जो यूनियन का टेन्योर है उसको सही से पूरा करने का जो मैंडेट स्टूडेंट ने दिया है उसको फुलफिल करना है। उसके बाद अपनी जो पीएचडी की जो पढ़ाई है उसको अच्छे से पूरी करनी है। तो उसके आगे का अभी मैं ऐसे ईमानदारी के साथ बोलूंगा, बाहर की अभी पॉलिटिक्स का उस तरह से नहीं सोचा है। चलिए, बाहर की पॉलिटिक्स का भी नहीं सोचा है, लेकिन जेएनयू की ही फिर से बात करूँगी। बहुत फैसिनेटिंग मुझे ये लगता है कि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक आती है, और उसकी लोकेशन दिल्ली में ही है, और साथ ही में एक डूसू जो जहाँ पे चुनाव होता है, एबीवीपी हमेशा वहाँ पर बहुत कांटे का चुनाव हमें देखने को मिला। आपने रीज़न भी दिया कि बहुत सारे रीज़न है, शायद इस वजह से हो सकता है। लेकिन क्या आम जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा जेएनयू में लेफ़्ट की ओर झुकाव रखते हैं, इस वजह से भी ज़्यादा जो है सफलता यहाँ पे मिलती है? लेकिन आप जब जेएनयू में आएंगे तो जेएनयू में जब देखेंगे कि किस वर्ग से छात्र आ रहे हैं, तो आप हुँ। पाएंगे कि ज्यादातर पिछड़े इलाकों से या
पिछड़े तबकों से वो लोग इस कैंपस में आ पा रहे हैं। तो वो इस बात को इस कैंपस में एक डिस्कोर्स रहता है उस चीज़ का कि अगर हम पढ़ रहे हैं, तो किस संघर्ष की वजह से हम इस कैंपस में पढ़ पा रहे हैं। तो उसके पीछे जो एक लेगेसी रही है या संघर्ष रहा है, जो तमाम जो यहाँ जो पहले स्टूडेंट आए या तमाम जो नेता रहे, उन लोगों ने वो जो संघर्ष किया है इस कैंपस को बचाए रखने का। तो जब हुँ। स्टूडेंट आता है तो शायद जिस समाज से आता है हमें पता है आज का समाज किस तरह से है। लेकिन हम जेन्युइन में बात करते हैं लर्न और अनलर्न की, कि जब हम तो वही जब छात्र आता है तो जब चीज़ें देखता है कि कैंपस में किस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, या कुछ पूर्वाग्रहों के साथ आता है, या जेएनयू की एक इमेज जो एक फ्रेम की जाती है कि जेएनयू तो ऐसा है, लेकिन जब वो देखता है कि कैंपस में आके तो पाता है कि जेएनयू उसके विपरीत है। तो वो एक जेएनयू अलग तरह का स्पेस है। तो मुझे लगता है वो उससे ज़्यादा रिलेट कर पाता है, और जो हमारा संघर्ष है जो लेफ्ट पार्टीज का, हुँ। उससे ज़्यादा अपने आप को जुड़ पाता है। इसी वजह से वो लेफ्ट सपोर्ट करता है। और हम बोलते हैं कि जो जेएनयू का छात्र है, वो लड़ने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं और संघर्ष करने वाले लोग हैं। चलिए, संघर्ष आपने कर लिया है, जीत भी लिया है और जश्न भी हो गया है। तो अब काम की अगर बात करूँ मैं, अगले 1 साल का रोड मैप क्या है आपका? सबसे पहला फंड कट का इश्यू है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उतना प्रेशराइज़ किया जाए, जो तमाम इश्यूज़ हैं फंड कट की वजह से। हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, साइंस स्कूल में अगर जाएँगे तो आप देखेंगे कि वहाँ लैबोरेटरीज़ के लिए फंड नहीं है और रीडिंग रूम्स के लिए फंड नहीं है। तो ये तमाम समस्याएँ हैं जिसके लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज़ करना है कि इन सब चीज़ों पे काम जल्द से जल्द हो। उसके साथ-साथ इस कैंपस में एक मैनुअल लेके आया गया जिसको हम चीफ प्रोक्टर ऑफिस मैनुअल बोलते हैं, जिसके तहत हमने देखा कि डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम पे तमाम आम छात्रों पे फाइन थोप दिया जाता है अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं। तो एक लड़ाई रहेगी उस सीपीओ मैनुअल के खिलाफ कि उसको इस कैंपस से हटाया जाए, ताकि जो कैंपस जो डिबेट डिसेंट के लिए जाना जाता है उसके लिए एक स्पेस बना रहे। तो ये मेन मुद्दे हैं जिनको लेके हम छात्रों के बीच में आने वाले समय में काम करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील, एक बार फिर से आपको बधाई। और जो आपने बातें कहीं, होपफुली वो आप उन कामों में वो काम करेंगे आगे स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद टीवी9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपने मौका दिया इस बात रखने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी। आपने सुना जेएनएसयू के नए महासचिव सुनील यादव को, क्या वो बात रख रहे थे, किस तरह से आगे 1 साल का उनका रोड मैप है, किस तरह से वो स्टूडेंट्स के लिए आगे काम करने की योजना बना रहे हैं। आपका इस पूरी बातचीत पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।